बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इल्म सेंटर चैनल। एक मरतबा फिर मैं हफ्जा खान आपके साथ हाजिर हूँ। पॉलिटिकल साइंस में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मार्क्सिज्म। ये वर्ड आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक बहुत बड़ा ये एक फ़लसफ़ा है, एक थ्योरी है जिसको मैं यहाँ ब्रीफली डिस्कस करूँगा। बुनियादी तौर पर अगर आप लफ्ज़ के ऊपर फोकस करें तो इसमें जो मार्क जो है वो इसका मतलब क्या है। बेसिकली ये कार्ल मार्क्स ही ने इस थ्योरी को जो है वो पुट फॉरवर्ड किया, और ये एक जर्मन पॉलिटिकल थिंकर था जिसका पूरा नाम कार्ल मार्क्स था। इसका अपना एक हिस्ट्री है, एक स्ट्रगल है, अपनी मुल्क से एग्जाइल भी हुआ और इस तरह का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस हवाले से उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया है मार्क्सिज्म का, जिसको मैं डिटेल के साथ इंशाल्लाह और वजाहत के साथ इसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मार्क्सिज्म का बुनियादी तौर पर टू एस्पेक्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट सोशलिज्म है और दूसरे नंबर पर कम्युनिज्म है। यानी बुनियादी तौर पर कम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ही ये मजमुआ मार्क्सिज्म कहलाता है। अच्छा, सोशलिज्म जो है ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और इसमें बुनियादी तौर पर मार्क्सिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू किया था, या मार्क्सिस्ट का व्यू यहाँ पर किया है कि वन पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए। जितनी भी रिसोर्सेज है जो फ्यूडलिस्ट क्लास के पास थे, जो जागीरदारों के पास थे, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन और मुनसिफाना जो है वो तकसीम होना चाहिए है। तीसरे नंबर पर लार्जर गवर्नमेंट होना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हुकूमत का जो है उसका एक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। अच्छा, सोशलिज्म फिर लीड करता है कम्युनिज्म को। यानी सोशलिज्म आप कह सकते हैं कि एक पहला स्टेप है, एक पहला जो है वो कदम है। फिर कम्युनिज्म जो है ये एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मार्क्सिस्ट का या कार्ल मार्क्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि क्लासलेस इकोनॉमी होनी चाहिए। जाहिर बात है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्लासेस, उन्होंने क्लासेस के बारे में क्या कहा था और उस वक्त कौन कौन से क्लासेस मौजूद थे उस एरा में। और दूसरे नंबर पर स्टेटलेस। मार्क्सिस्ट, याद रखिए, कार्ल मार्क्स जो था वो स्टेट का बिल्कुल खिलाफ था और वो कहता था कि स्टेट इज़ बेसिकली द रूट ऑफ ऑल ईवल और इसको एबॉलिश जो है होना चाहिए। दो क्लासेस वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी जिसको नाम दिया बर्जुआज और प्रोलेटरिएट का। बर्जुआज वो लोग थे जो कैपिटलिस्ट थे, यानी ये जागीरदार लोग थे, इसके पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल मौजूद था, ये कैपिटलिस्ट क्लास था और तमाम रिसोर्सेज इन लोगों के हाथ में थे। दूसरे नंबर पर थी प्रोलेटरिएट, ये वर्कर क्लास आप कह सकते थे कि ये वर्कर क्लास थे और यहाँ पर जो है फ्यूडलिस्ट वो डोमिनेंट थे और प्रोलेटरिएट जो थे वो बिल्कुल वो सप्रेस थे। अच्छा, कार्ल मार्क्स ने फिर कहा कि जो बर्जुआज है या जो कैपिटलिस्ट ग्रुप है वो सरप्लस वैल्यू जो है, जितनी भी उनका कारोबार है या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, उसमें से जो सरप्लस वैल्यू है ये लोग अपने पास रखते हैं और सिर्फ वेजेस जो है वो प्रोलेटरिएट को देते हैं और जो ज़्यादा मुनाफा है और जो एक्स्ट्रा मुनाफा है वो ये लोग अपने पास रखते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने फिर ये कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त आएगा कि क्या होगा, वक्त आने पर ऐसा होगा कि ये वर्कर क्लास जो है ये अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे इन सरप्लस या इन सरप्लस लेने वाली ग्रुप को, जिसको हम बर्जुआस कहते हैं। ये लोग इनके खिलाफ खड़े होंगे और क्या करेंगे, एक ब्लडी रिवोल्यूशन होगा और उस ब्लडी रिवोल्यूशन के नतीजे में फिर क्या होगा, उस ब्लडी रिवोल्यूशन के नतीजे में एक ऐसा वक्त आएगा कि ये जो सप्रेस्ड या जो प्रोलेटरिएट है ये लोग डोमिनेंट हो जाएंगे और ये शिकस्त देंगे इन जागीरदाराना निज़ाम को, इस फ्यूडल सिस्टम को ये लोग ख़त्म करेंगे और ये खुद जो है वो काबिज हो जाएगी, वो डोमिनेंट हो जाएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे मेन कोर ऑफ मार्क्सिज्म को। यानी मार्क्सिज्म का तीन बेसिकली उस मार्क्सिस्ट जो व्यू है वो क्या कहते हैं, बुनियादी मकसद इसका क्या है। तो अब यहाँ पर जब प्रोलेटरिएट वो डोमिनेंट होते हैं तो फिर क्या होगा कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज़ एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, फिर जितनी भी रिसोर्सेज है
वो किन लोगों में तकसीम होंगे या किस तरह तकसीम होंगे। ज़ाहिर बात है इससे पहले सरप्लस वैल्यू वो जो थे सिर्फ वो बर्जुआज लेते थे, तो अब यहाँ पर व्यू ये है कि जो जितना सलाहियत रखते हैं काम करने का वो करेंगे, यानी जो जितना सलाहियत रखते हैं उतना काम वो करेंगे, लेकिन फिर उसको जो पे बैक होगा तो वो पे बैक सिर्फ नीड की बुनियाद पर होगा, यानी उस इंडिविजुअल की कितनी नीड्स है। जाहिर बात है जिसके पास ज़्यादा नीड है वो ज़्यादा डिज़र्व करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज दिया जाए, और जो कम डिज़र्व करते हैं तो जाहिर बात है उसको कम जो है वो इस तरह का रिसोर्सेज में शेयर मिलेगा। अब यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि नीड्स कौन ये स्पेसिफाई करेगा कि इस बंदे का ये नीड है भी कि नहीं। तो मार्क्सिस्ट का व्यू ये था कि मार्क्सिज्म का व्यू ये था कार्ल मार्क्स का कि बेसिकली ये कौन करेगा, ये सोसाइटी ही ये डिटरमाइन करेगी कि आया इस बंदे का ये नीड बनता भी है कि नहीं। अच्छा, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मार्क्सिज्म जो था ये एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था, तो क्या दुनिया में इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल मौजूद भी है कि नहीं, या बुनियादी तौर पर सबसे पहला इससे कौन सा रिवोल्यूशन आया इस थ्योरी के अंडर, तो वो है रशियन रिवोल्यूशन। ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रशियन रिवोल्यूशन जो था वो मार्क्सिज्म ही की वजह से आया, क्योंकि वहाँ पर भी क्या चीज़ थी, वहाँ पर भी फ्यूडलिज्म जो था वो उरूज पर था और वर्किंग क्लास जो है वो डिप्रेस थे, सप्रेस थे। तो रशियन रिवोल्यूशन जो है, लेकिन इसमें टेक्निकली ये है कि मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए है, वो बेसिकली इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए ये एप्लीकेबल है कि उस सोसाइटी में ये रिवोल्यूशन आएगी जहाँ पर इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पर फैक्ट्रीज हो। लेकिन जो रशियन रिवोल्यूशन है, चूंकि रशियन सोसाइटी एग्रीकल्चर सोसाइटी, तो टेक्निकली यहाँ पर ये थोड़ा सा ये कंट्राडिक्टरी है ये चीज़, लेकिन बहरहाल रशियन रिवोल्यूशन जो है वो मार्क्सिज्म ही की वजह से आया। यहाँ पर आपको बताता चलो कि रशियन रिवोल्यूशन में जो मार्क्सिज्म की वजह से आया तो वो उसने रशिया को बहुत ख़राब किया, बहुत तबाही की दिहाने पर ले गया, क्योंकि मार्क्सिज्म पहले से स्टेट के ख़िलाफ़ था। और जब रशियन रिवोल्यूशन आया तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर पहले से कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद नहीं था पहले से। तो लोग जो है आपस में वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने फाइटिंग शुरू की एक दूसरे के साथ। किस चीज़ के लिए? रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज को स्मूथली इसके शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कराना मुमकिन नहीं था। वहाँ पर कोई सेंट्रल इस तरह का कोई फोर्स नहीं था, जिसके नतीजे में लाखों लोग जो है रशिया में वो हलाक हुए और वो भूख से मर गई। और आखिर में हुआ ये कि रशिया जो है वो कोल्ड वार में भी उन्होंने कोशिश की सर्वाइवल का, इस तरह बहुत सारे इस तरह के इक़दाम की। लेकिन 1991 में 15 कंट्रीज़ जो थे वो लिबरेटेड फ्रॉम रशिया। तो बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है मार्क्सिज्म का। होप आपको समझ आया होगा। चला नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।